तो वो गया, मिलने लगा, टिनुदा ऐसा ऐसा मेरा दोस्त है, अभी देख लो ना उसको, कुछ अगर हो सकता है तो। अरे लाले कुछ है ही नहीं वहाँ, मैं क्या बताऊँ, अमिताभ बच्चन है, प्राण साहब हैं और बाकी कैदी लोग हैं। तो मेरे मुंह से निकल के मैंने कहा सर मेरे को रोल नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्या बात कर रहा है यार ये? बोले हाँ रोल चाहिए सर, ऐसा 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 मेरा, मैंने बता दिया सब बिल्कुल जो बताना था। इंसिस्ट करते थे कि यू हैव टू गो टू पूना, आइदर कोलकाता या दिल्ली या मुंबई, आप जाओ, वहीं आपके लिए स्कोप है। ओके। और इस तरह मैं 1975 में मुंबई आया। कभी फील नहीं हुआ आपको कि ग्रुप बन जाते हैं फिल्म्स में और उसके कारण शायद एक अच्छे आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता? या दैट्स ट्रू, वो है। और मैं अभिषेक कन्वर आज रोस्ट ट्रेलब्लेज़र के एक नए एपिसोड में वापस आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज मुलाकात करते हैं एक बहुत बेहतरीन कलाकार से जिनका नाम है मुश्ताक खान। सर वेलकम टू रोस्ट ट्रेलब्लेज़र पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। रोज ट्रेल ब्लेजर को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को आदाब एंड सत श्री अकाल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, बिल्कुल जी, हंसते बिल्कुल। रहो बस। तो बस यही जानना चाहते थे कि सर एक्टिंग क्यों चुनी आपने? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता यार, ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग। और जब से होश संभाला, समझ लो आप, होश संभालने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आप जब 10-11 साल के होते हैं जी। तो आपका रुझान कहीं जाता है, जी। वो समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिल्में देखना और उनको इमिटेट करना। और जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, मतलब मैं 11 साल का था, 11 साल का, यस 11 साल का था, तब से ही मतलब जो है ना, मुझे मेरे जो स्कूल टीचर थे वो बोलते थे, अरे क्या करने वाले हो आज? अच्छा। हाँ, तो मैं बोलता सर मैं आज लंबी स्पीच में बनाता था, डायलॉग बोलता था, फिल्मों के डायलॉग बोलता था, फिल्में देखता था उनके डायलॉग बोलता था, या फिर मैं कोई गाना गाता था। ओके। हाँ, तो ये मेरी आदत थी शुरू से। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यार स्कूल ने मुझे जो दिया है ना, ये सब स्कूल ने दिया मुझे। जी। स्कूल ने मुझे ये दिया कि भैया मैं ये करना चाहता हूँ। हालांकि मैं पढ़ने जाता था, लेकिन करता मैं ये था, ओके। नाटक, सवा इसकी नकल करना, उसकी नकल करना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पहुँच गया तो मैंने ना स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी थी। ओके। हाँ, लेकिन वो सब फिल्में होती थी, फिल्में देखना और उसके बाद लिखना उनको, और फिर उसके बाद फिर उनको रिहर्सल करना। मैं डायरेक्ट भी करता था, एक्ट भी करता था। ओह। हाँ, और उस वक्त हमारे साथ बड़ा मुश्किल क्या होता था कि क्योंकि हमारा को एजुकेशन नहीं था दैट टाइम। जी। आई एम टॉकिंग, आई एम टेलिंग यू 60s, ओके। समझ रहे हैं आप? लेट 60s भी कह बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन 60s या 63, 64 की बात है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। और कोई एजुकेशन नहीं था, लड़कियों का अलग स्कूल था, हमारा अलग स्कूल था। तो बिना लड़कियों के तो कुछ कहानी बनती नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट आप जी, लिख नहीं बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। एक हीरोइन तो चाहिए हमेशा। हीरोइन तो चाहिए होती है। तो फिर उसके लिए फिर हम लोग चुना करते थे यार, क्या करें क्या करें। तो हम फिर वो कुछ ऐसे लड़के देखते थे जो लड़कियों के बहुत करीब होते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एकदम खूबसूरत एकदम और चिकने। खूबसूरत, थोड़ा चिकने विकने जिनको। और फिर वो मानते ही नहीं थे। एक तो कोई कौन लड़की बनना पसंद करेगा, तो बड़ा मुश्किल होता था फिर उनको पटाना, उनको जलेबी खिलाना, पोहा खिलाना, चॉकलेट देना, इस तरह करके पटा के लाते थे। तो मेरा शौक था बचपन से एक्टिंग। ओके। यस। और फैमिली में मतलब कोई नहीं है। ओके, और फैमिली का रिएक्शन क्या था सर? फैमिली का रिएक्शन, मदर फादर को छोड़ के ब्रदर थोड़ा सा सपोर्ट करता था। मदर फादर को तो मतलब ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं होता था मैं क्या कर रहा हूँ। उनको ये था क्या, ठीक है स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वो क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है उनको मालूम नहीं है, समझे ना। वो ड्रामे वामे के बारे में कुछ पता नहीं चलता था, वो सिर्फ अपने ही मदर फादर जो थे अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। थोड़ा ब्रदर जो था वो थोड़ा सा देखता था, अवेयर था वो कि क्या हो क्या रहा है, क्या कर, उसको मालूम था कि ये सब नाटक वाटक करता है। दोस्त लोग मिलते थे बताते थे। मदर फादर तो मेरे बहुत ही मतलब घर में ही रहना, बस काम करना और घर पे रहना, ये जी। था उनका। तो बट बाद में जब उनको पता चला तो वो उन्होंने कहा ये क्या नाच गाना हो रहा भाई, है ना। तो ये वो उनके हिसाब से मतलब ये एक होता ना कि एक क्या बोलते हैं उसे, मिरासी बोलते हैं वो लोग, भांडगिरी, ओके। जिसको बोलना कि यार ये क्या मतलब ये कोई काम है क्या, हम्म। नचनिया करना और ये हाँ, सब करना, बिल्कुल। ये इस तरह का था वो एटीट्यूड मतलब।
बट मेरा भाई था, बड़ा था, और एक छोटा होने का जो है ना एक एडवांटेज बहुत होता है, विषय बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो होती है ना बड़े भाई पे चली जाती है। अब जो मेरे फादर का जो बिजनेस था कपड़ों का, गारमेंट्स का, तो वो पूरा मेरे बड़े भाई पे चला गया। ओके। अब मुझे छूट दे दी गई क्या, कि भाई ये इसको पढ़ाना है, इसको डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना, ये जो भी है, ये पढ़ लिख ले तो कुछ, यार एक भाई तो धंधे में लग गया, दूसरे तो वो उसका एडवांटेज मुझे मिला। ओके। हाँ, और मैं इसके लिए स्कूल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर मेरे को छूट दे दी गई कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो बेटा। तो फिर मैं स्कूल कॉलेज ये वो सब, और मैं स्कूल कॉलेज में सब शुरू से आखिर तक भाई यही नाटक करता रहा। ओके। और मेरे प्रोफेसर्स, मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे दोस्त, सभी लोग मुझसे कहा करते थे, अरे यार तुम जो है ना, तुम निकल लो यहाँ से, तुम्हारे लिए स्कोप यहाँ पे नहीं है, ये फैक्ट है। मुझे बहुत से मैंने कहा कहाँ जाऊँगा यार, क्या हो सकता है, बड़ा मुश्किल था दैट टाइम। आई डोंट नो, आप तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, जी। फ्रैंकली स्पीकिंग। जब मैं यहाँ मुंबई आ गया था मैं 1975 में। ओके। ठीक है, मुझे बहुत लोगों ने कहा, मुझे भी लगा यार मैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वहाँ नाटक किया करता था, तो बस वही था, वहीं तक नाटक किया, ये किया वो किया, लोगों ने तारीफ़ कर दी। कॉलेज तक मैं पहुँचा, कॉलेज में भी मेरे प्रोफेसर्स मुझे बहुत वो करते थे, इंसिस्ट करते थे कि यू हैव टू गो टू पूना, आइदर कोलकाता या दिल्ली या मुंबई, आप जाओ, वहीं आपके लिए स्कोप है। ओके। और इस तरह मैं 1975 में मुंबई आया। तो सभी मुंबई का पहला दिन अगर आपको याद हो। बहुत अच्छी तरह याद है। वह वीटी स्टेशन, वहाँ से मैंने थोड़ा पैसे वैसे मिल गए थे वहाँ से, घर से आकर के, और हमारे बहुत अच्छे जान पहचान वाले थे, सईद अख्तर उनका नाम था, उन्होंने मुझे एक पहचान दी थी कि वहाँ जाना। अभी तक मुझे याद है, कोलाबा रेडियो क्लब में के सामने एक गेस्ट हाउस है, इंडिया गेस्ट हाउस, अभी तक मुझे याद है वो। और मेरा ख्याल है वो गेस्ट हाउस अभी भी है, इंडिया गेस्ट हाउस। और वहाँ पर उनके कुछ पहचान के दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये एक एड्रेस दिया कि यहाँ जाना तुम, तो वो तुमको थोड़ा सा मुंबई घुमा देंगे, तुमको दिखा देंगे। तो तब तक तो सभी लोग ये समझते थे कि ये जा रहे हैं मुंबई, एक शौक़ है, जाएगा घूम के आ जाएगा, चंद दिनों में वापस आ जाएगा। तो मैं वहाँ रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मुंबई में वीटी स्टेशन में जब और जब मैं अपने गांव से ट्रेन में, मतलब मेरे गांव में तो ट्रेन नहीं थी, मैं वहाँ से बाई बस आया, गोंदिया स्टेशन है, वहाँ से मैं ट्रेन में चला। दैट टाइम अच्छी तरह याद है मुझे, गोंदिया से मुंबई का टिकट कितना होगा बोलिए आप, जस्ट 42 रुपीज़, ओह, 42 रुपये जनरल कंपार्टमेंट का। मतलब वही आज 500 600 700 रुपए तो हो गए आराम से हाँ, मिनिमम। या तो दैट टाइम। और फिर मैं सीधा फिर उनके पास आया, उन्होंने मैं अपने पास रखा कुछ दिन तक। वो बच्चे वो बैंक में काम करते थे, 4 भाई थे, और वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, समझे। तो वो उसकी वजह से उनको बैंक में नौकरी मिली थी यहाँ पर, और चारों भाई एक साथ रहते थे इंडिया गेस्ट हाउस में। और लकीली आई वाज सो लकी दैट टाइम कि उनमें से 2 भाई आउट ऑफ मुंबई थे, ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, तो मुझे 4-5 महीना वहाँ रहने को मिल गया। ओके। ओके। आई वाज सो लकी इन दैट केस। मतलब उसके बाद तो मैं फिर एकेडमी ज्वाइन किया, 6 महीने वहाँ किया। उसके बाद मैंने सबसे अच्छा मेरा रहा ये कि हमारे जो जरगर साहब थे, सुरेश जरगर, अभी तो वो नहीं है, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। देन आई ज्वाइन थिएटर। ओके। थिएटर मतलब बोले तो सबसे अच्छा थिएटर आज की डेट में भी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ओके। हाँ, IPTA, इप्टा, जब भारतीय जन नाट्य संघ है, जो 1942 में शुरू हुआ था। अच्छा। जी जी। और इसके फाउंडर मेंबर हैं, मैं आपको बता दूं, यू मस्ट हैव नोइंग दिस बलराज साहनी साहब, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। वेटरन एक्टर, Yes, कमाल के एक्टर थे बिल्कुल। वो। एंड नितिन सेठी, AK हंगल, ऑफ कोर्स अच्छी जानते हैं, ऑफ कैफी आजमी, Of course, शबाना yeah. आजमी के फादर, शबाना आजमी हरसेल्फ, उनकी मम्मी शौकत आजमी, ओह। फारूक शेख, यूनुस परवेज, मैकमोहन, भरत कपूर, ये सारे लोग थे वो थिएटर में, ओह। बड़े बड़े लोग थे। ख्वाजा अहमद अब्बास, द ग्रेट राइटर हु रोट बॉबी एंड मेरा नाम जोकर फॉर राज कपूर साहब, ओह। ये सब फाउंडर मेंबर थे उसके। वो थिएटर मैंने ज्वाइन किया। वो थिएटर ज्वाइन करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एज एन एक्टर, बहुत 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 फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्ट्रगल भी चालू रहा और मेरी प्रैक्टिस भी होती रही। तो हम लोग नाटक किया करते थे।
एंड आप ये थिएटर जो है यहाँ पे खुला हुआ है, शशि कपूर साहब ने पृथ्वी थिएटर के नाम से जो बिल्कुल खोला है, बिल्कुल। वो आज भी चल रहा है। वो जब शुरू हुआ था तो हमने अपने प्ले से उस थिएटर में प्ले शुरू किया था, अच्छा, इनॉग्रेट। एकदम नया। अच्छा, सर हम इनॉग्रेट हुआ लोग था? ना नहीं, उस वक्त वो मतलब शुरू ही नहीं हुआ था मतलब पब्लिक के लिए, तो हम लोग वहाँ जाके रिहर्सल करते थे। और वाओ। शशि कपूर साहब हमको इनवाइट करते थे कि इप्टा के लोग जो हैं, भाई आप लोग आओ यहाँ रिहर्सल करो, ताकि वो खुद चाहते थे कि ये थोड़ा सा थिएटर अच्छा ग्रुप है, इसके ज़रिए ये थिएटर का नाम हो 100%। और लोग भी आए यहाँ पे नाटक करने के लिए। और आज वो पृथ्वी बन गया। पृथ्वी थिएटर इतना फेमस हो गया आज की डेट में वो, बिल्कुल। कि आप देख रहे हैं कि वो उसमें जगन थिएटर में आपको डेट नहीं मिलती है शो करने के लिए, इतना हो गया। तो वो उसमें हम लोग रिहर्सल किया करते थे, उसके बाद फिर हमने उसको ओपन किया पब्लिक के लिए, ओके। हम लोगों के प्ले होते थे। और हमारे साथ डायरेक्टर भी ऐसे थे ना, मैं आपको बताऊं, एम एस सत्यू जो थे, एम एस सत्यू, पता नहीं आप उनको कितना जानते हैं, लेकिन लोग जो पुराने हैं, जो फिल्में देखते हैं, उनको अच्छी तरह याद है कि एम एस सत्यू जिन्होंने गर्म हवा में फिल्म बनाई थी, बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें बलराज साहनी जी थे। उसके बाद उन्होंने एक अनिल कपूर के साथ फिल्म बनाई थी, कहाँ कहाँ से गुजर गया। ओके। या ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ एंड आर्ट डायरेक्टर आल्सो ही वॉज इन इप्टा। देन मिस्टर रमेश तलवार, जिन्होंने फिल्में बनाई ज़माना, साहिबा, दूसरा आदमी, या ऑफ कोर्स। जो यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट भी थे। तो वो ये सब हम लोगों के डायरेक्टर थे। ओह, मतलब ये एक न्यू इंसाइट है हम सब लोग के लिए इप्टा। Yes. बिकॉज काफ़ी लोग को मेरे को लगता नहीं पता होगा। या सर, क्या स्ट्रगल रहा एक्टिंग का? बिकॉज कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं। Nothing. आज किरण कुमार जी से वही बात हो रही थी सर से कि उनके डैड इस लाइन में थे और सर ने कितना बेहतरीन काम किया है, सब जानते हैं। तो सर से भी मैंने पूछा तो उन्होंने सेम चीज़ बोली कि अभिषेक मेरे लिए तो इजी था बिकॉज मैं उस बैकग्राउंड से था, बट उसी वहाँ उनकी आंखें खुली वहाँ पर जी। इंडस्ट्री में। अब जैसे आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, तो स्ट्रगल कितनी असली थी और कितनी डिफिकल्ट थी? बहुत टफ था अभिषेक, आई एम टेलिंग यू, बहुत इतना टफ था कि आप बिलीव करोगे कि जब मैं आया अपने घर से तो मैं रातों में रोया करता था, मेरा जो पिलो है ना वो गीला हो जाया करता था। एक डर था, एक अजीब सा डर था, पता नहीं क्या होगा, आ तो गए हैं, क्या होगा, अकेलापन, कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना भाई ना दोस्त, इस बड़े शहर में आप अकेले आ तो गए हो, तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे घर क्यों नहीं जाते। वाह। तो ये जो है ना सर, इतना तकलीफ दे था और स्ट्रगल बहुत हार्ड था। खास करके 3-4 महीने शुरू के मेरे बहुत ही टफ रहे, बहुत ज़्यादा टफ रहे। मतलब मैंने आपसे बोला ना कि अल्टीमेट यही था कि मैं रोता था रात में और बड़ा घबराया हुआ था क्या होगा क्या नहीं। बट 3-4 महीने के बाद जब दोस्त लोग बन गए, मेरा एक दोस्त है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, केतन ठाकर, ओके। जो यहीं का मुंबई का था, गुजराती फेलो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो उसकी एक होटल थी, आर्य निवास होटल, तो वो हमेशा घर लेके जाया करता था, होटल लेके जाया करता था। उसका होटल बहुत अच्छा लॉजिंग बोटिंग थी, बहुत अच्छा खाना मिलता था वहाँ। तो जब दोस्त लोग बन गए, उसके बाद फिर ये जो मेरे दोस्त थे सुरेश जरगा, जो जबलपुर के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि थिएटर ज्वाइन कर लो, तो थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं एकेडमी में था, उनके दोस्त बन गए कुछ, केतन वगैरह ये लोग, उसके बाद फिर थिएटर के दोस्त लोग बन गए, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया। और फिर लेकिन स्ट्रगल तो जारी था, स्ट्रगल तो इतना भयंकर था कि मैं कह नहीं सकता। आज की डेट में तो बहुत ही आसान है सर, आज जो स्ट्रगल तो मैं कह नहीं सकता। आजकल तो बुलाया जा रहा है आर्टिस्टों के, तुम आओ प्लेटफॉर्म में बिल्कुल। परफॉर्म करो। या उस वक्त तो ये था कि अच्छा आप भी एक्टिंग। हम लोग जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के यहाँ जाया करते थे ऑफिस में, हाँ, तो बड़ी मुश्किल से हमको जो है ना अंदर एंट्री मिलती थी, रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑफिस बॉय के थ्रू अंदर बड़ी मुश्किल से, हाँ भाई। तो ये प्रोड्यूसर ऐसे बैठे रहते थे, बोलिए जी, और वो कहने में बड़ी शर्म लगती थी यार कि अब काम मांगने आए, मतलब यू नो दैट, वो इमेजिन नहीं कर सकते आप। बस बड़े दबी जबान से हम बोलते थे, सर वो ऐसा है कि हाँ, अब उनको मालूम तो होता है ये किस लिए आया है, ये किस लिए आया, काम मांगने आया, एक्टिंग करना चाहता है।
लेकिन बोल नहीं पा रहा है। हाँ हाँ बोलिए जी, वो आपकी जो फिल्म, हाँ हाँ फिल्म तो क्या करना है जी, उसमें थोड़ा हम लोग थिएटर करते हैं, आर्टिस्ट एक्टर, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई राइटर नहीं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, सबको एक्टिंग करना है। इस तरह के हमको ताने सुनने को मिलते थे। तो ये चलता रहा, दौर चलता रहा, काफ़ी स्ट्रगल, लेकिन अल्टीमेटली वही थिएटर काम आया। बिल्कुल सर। थिएटर से मुझे लोगों ने पिकअप किया, खास करके इस्माइल शराफ उन दिनों फिल्म बना रहे थे, थोड़ी सी बेवफाई, राजेश खन्ना, शबाना आज़मी। तो पृथ्वी थिएटर में हम लोग नाटक किया करते थे। मैंने खैर यहाँ 11-12 साल थिएटर किया है जी। बिगनिंग के। दैट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ यस यस, हाँ मैं आपको बता दूं 1976 से लेकर के मोर देन 10 कुछ 91-92 तक मैं थिएटर से जुड़ा रहा, 11-12-13 साल, समझे ना। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो एक बात बहुत अच्छी थी उन दिनों, मतलब ये जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, ये लोग पृथ्वी थिएटर में आते थे, शो देखते थे, क्योंकि एक तो शशि साहब का थिएटर था, एक वो भी था, और दूसरा ये कि नहीं यार इसमें, और उसमें शबाना आज़मी जुड़ी हुई थी, कैफी आज़मी जुड़े हुए थे, तो ये ए के अंगल वगैरह, तो ये इनके इन्फ्लुएंस से भी लोग आते थे। बिल्कुल। जैसे रमेश तलवार जी थे, MS सत्यु थे, तो इनके प्लेज होते थे तो देखने आते थे। तो एक वो था, तो उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो फिर वो थोड़ी सी बेवफाई के लिए मुझे एक थोड़ा सा रोल दिया इस्माइल साहब ने, राजेश खन्ना के अगेंस्ट। फिर हम लोगों की थोड़ी चल पड़ी। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे जो फ़ायदा हुआ, एक प्ले था हमारा, उसका नाम था लोक कथा 78। ओके। या इट वाज एन मराठी प्ले एक्चुअली। तो उसको अडाप्ट किया था। तो उसमें मेरा एक करेक्टर था दारोगा का। ओके। वो बहुत अच्छा था, वो बहुत लोग लाइक करते थे। वो थोड़ा सा कॉमिकल था और हिलेरियस था, बहुत अच्छा था। वो मज़ा आया था उसको करने में मुझे। तो वो बहुत अच्छा करेक्टर बन गया था। अब मुझे तो याद नहीं है, बट मुझे नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ परफॉर्म हुआ, उसके बाद जब हम लोग मिलते थे, बैठते थे, तब मुझे रमेश जी ने मुझे कहा, यार कल वो सलीम साहब आए थे प्ले देखने। ओह। तो उन्होंने आज सुबह मुझे फ़ोन किया कि यार तुम्हारा प्ले बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो एक एक्टर है, वो दारोगा का रोल किसने किया है, वो एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, कौन है वो? फिर उन्होंने बताया मुश्ताक खान है। हाँ वेरी गुड यार, उसको भेजना मेरे पास, ये तक कहा उन्होंने। एंड आई वेंट टू मीट सलीम साहब, उनके घर पे गया मैं। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया मुझे और मेरी बड़ी तारीफ़ की है, बहुत अच्छा लगा ये उनका, थैंक यू वेरी मच सर। अब वो टाइम पे मतलब सलीम जावेद का नाम, बिल्कुल सर। बट दैट टाइम आई थिंक वो लोग सेपरेट हो चुके थे, सलीम जावेद अलग अलग वो थे। बट वो फिल्म लिख रहे थे भट्ट साहब के लिए, उन्होंने ऑलरेडी उनके भट्ट साहब के साथ एक फिल्म हिट हो गई थी दैट टाइम, नाम। और भट्ट साहब उस वक्त बहुत ही उरूस पे थे, मतलब पीक पे थे, क्योंकि उनकी फिल्म नाम, अर्थ, सारांश ये हिट हो गई थी और हर आर्टिस्ट मैसिव हिट्स। हाँ। मैसिव हिट, और हर आर्टिस्ट उनके साथ काम करना चाहता था। और मैं थोड़ा अभी भी आपको जो फ्रैंकली अभी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बड़ा शाय था, बहुत ही शाय, मतलब खुलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ वो ऐसा लगता था कि यार हम एक्टर तो हैं यार, खुद आके कोई काम दे देगा। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी होती थी कि भैया आप एक्टिंग करते रहो, कोई ना कोई आएगा, देखेगा, आपको पिक करेगा, और वैसे ही मेरे साथ हुआ। फिर सलीम साहब ने मुझे बहुत तारीफ़ की और कहने लगे कि ऐसा है, ऐसा 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 मैं फ़िल्म कर रहा हूँ। तो उस वक्त 2 लोगों के साथ काम कर रहे थे, एक फ़िरोज़ खान की फ़िल्म के लिए और एक भट्ट साहब की फ़िल्म के लिए। ओके। और फ़िरोज़ साहब से मुझे मिलाया भी उन्होंने, लेकिन भट्ट साहब की फ़िल्म जल्दी शुरू हो गई, कब्ज़ा। तो उन्होंने वो एक दिन मुझे, जब उनके घर गया मैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने महेश भट्ट से आपके लिए बात की है, आप जाके उनसे मिल लीजिए। एंड आई वाज इन इसका मतलब आपको बता नहीं सकता इतना खुश था मैं। मैडम आप सोच नहीं सकते थे, वो टाइम पे भट्ट साहब से मिलना बड़ा मुश्किल था, नहीं मिल नहीं सकता था कोई। एनीवेज फिर मैं भट्ट साहब से मिला, भट्ट साहब उनका सलीम साहब के नाम पे वो मुझे मिले, और फिर उनका हाँ सलीम साहब ने मुझे कहा था, देखते हैं मियाँ, बात करते हैं, बुलाते हैं आपको, कोई रोल निकलेगा तो बताते हैं। एंड आफ्टर 15 days आई गॉट कॉल। उस वक्त मेरे पास तो घर का भी फ़ोन नहीं था, एंड ये सेल फोन तो नहीं था दैट टाइम, हाँ तब शायद फोन तब नहीं था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 86-87, नहीं था, सेल फोन नहीं था, अच्छी तरह याद है। मेरे पास अपना लैंडलाइन भी नहीं था, तो जहाँ से हम लोग किराना लेते थे ना, ये सब वो नंबर्स देखेंगे, फोन आएगा तो आप मैसेज देना। और एक मैसेज का 1 रुपये होता था वो। अच्छा तब भी ऐसे चलता था। जी।
तो वहाँ से जब हम जहाँ किराए से रहते थे उसके PNT कॉलोनी थी, उसके बाहर निकल करके किराने की दुकान थी, करीम भाई उनका नाम, जो उसके ओनर थे। तो उनके पास फ़ोन था, लैंडलाइन, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, सर ऐसा ऐसा एक थोड़ा है, कर सकते हैं हमारी हेल्प? बोले कि बोलिए। बोले ऐसा कोई अगर हमारा फ़ोन आए तो आपका नंबर हम दे सकते हैं कि किसी को, भाई आपका जो भी चार्ज होगा, तो ₹1 पर रुपीज़ मैसेज। पर मैसेज, ₹1 पर मैसेज, ये था हमारा। तो शाम को घर जाते वक्त हम चले जाया करते थे, अब कोई आया कि मैसेज, ऐसा होता था हमारा। तो इस तरह फिर वो एक दिन फ़ोन आया मुझे और फिर मैं उनसे मिला और फिर उनके भट्ट साहब के साथ स्टार्ट किया कब्ज़ा। उसके बाद जो मेरी लाइन लगी है कब्ज़ा के बाद, भट्ट साहब ने मुझे हर फ़िल्म में काम किया दिया उसके बाद। हाँ सर, आई फील राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप कह दीजिए, कब्ज़ा, गुनाह, जुनून, आशिकी, सड़क, साथी, दिल है कि मानता नहीं, हमें राही प्यार के, सर, गुमराह, मिलन, नाराज, सातवां आसमान, और मैं क्या बताऊं कितनी फिर तो फिल्में। देयर इज नो स्टॉपिंग, वही नो मतलब, सर नो, हाँ। मैं आपको बताऊं 7-8 साल तक मैंने भट्ट साहब के साथ रह करके कुछ 15-16 फिल्में की हैं। आपने कल्ट क्लासिक्स में काम किया हुआ है जी सर। जी जी। आज हम सब कितने एक्साइटेड थे जब मैंने सबको बोला कि सर आ रहे हैं, तो मतलब एवरीबडी हैज सीन योर वर्क। या काफ़ी काम किया मैंने, बहुत काम किया। फिर उनके साथ काम करने के बाद फिर लोगों ने बाहर से भी मुझे फिर काम मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने भरत रंगाचार्य साहब ने मुझे एक फ़िल्म में काम दिया था, जुल्म की हुकूमत। फिर मेहुल कुमार ने फ़िल्म बच्चन साहब के साथ काम दिया। फिर ट्यूनू साहब के साथ मैंने काम किया। फिर डेविड धवन के साथ जोड़ी नंबर 1, 1 और 1, 11, ये वो सब। क्रांतिवीर फ़िल्म मेरी, बहुत बहुत सारी। फिर सुनील शेट्टी के साथ मेरी बहुत सारी फ़िल्में थी, रक्षक और शस्त्र, गोपी किशन। बिल्कुल, फिर अनीस बज़मी के साथ वो मेरी पर्सनल फेवरेट पिक्चर है। गोपी किशन। हाँ, बहुत अरे अच्छी लगती है मुझे वो पिक्चर। कालिया। हाँ, ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी। और काफ़ी काम, मेरे को काफ़ी काम फिर उसके बाद मिलने लगा था भट्ट साहब की फिल्मों के बाद, किया काफ़ी अच्छा। फिर तो देयर वाज नो स्टॉपिंग। या करता रहा काफ़ी मिला फिर। सर सक्सेस ही थी ये, जब स्टार्ट हो गया ग्राफ आपका, तो कभी आपको ऐसा लगा कि कभी घबराहट हुई इतनी सक्सेस से? नहीं सर, मैं ना एक्चुअली ना, मैं हमेशा ना, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता जी, था। और मैंने ना, मैं अपनी अपनी ज़मीन को नहीं भूला, फ्रेंकली जी, स्पीकिंग। और मेरे में आज भी वो नहीं, मैं पता नहीं क्यों, मैं बहुत सभी हर चीज़ से मैं बहुत डर के रहता हूँ। डर के इन द सेंस कि जब भी मैं कोई नई फिल्म करता था ना, तो मेरे में ये रहता कि यार ये इट्स चैलेंज फॉर मी, जी। यू नो। तो वो मेरा वो हैंगओवर नहीं रहता था कि ये फिल्म में मेरी बड़ी तारीफ हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सर वो नहीं था मेरे, कभी नहीं था वो, आज भी। और मेरा ये था कि मैं, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने को पूरा अपना 100% देना है और ईमानदारी के साथ देना है। तो घबराहट मतलब ये रहती थी कि यार ये रोल मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, उसको उसको अच्छा करने की कोशिश करता था। लेकिन ये नहीं कि मतलब सक्सेस मिल गई है तो अब ऐसा करो वैसा करो, उड़ जाओ, ये वो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को ना वो नहीं थी, तो ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं था उसका। आपके सामने तो काफ़ी सिनेमा और उसकी भाषा भी बदली। जी। आई थिंक यू बीन वर्किंग मोर देन 3 डेकेड्स। यस यस। तो थ्री थ्री डेकेड्स, यस। तो क्या चेंज हुआ आपके सामने, फॉर द गुड या फॉर द बैड, क्या लगता है आपको? नहीं, गुड भी हुआ और बैड भी हुआ। जी, गुड ये अच्छा हुआ कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आई, जी, अच्छे यंग डायरेक्टर्स आए, जी, अच्छी कहानियाँ आई। और बैड ये हुआ कि थोड़ा सा जो है ना, बहुत प्रोफेशनल हो गया मामला। मतलब वो दिल वाली बात नहीं रही, हाँ, थोड़ा वो नकलीपन। जो, हाँ, वो एक थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियली जो है ना, जैसे हम लोग पहले जो काम करते थे ना, इतना मज़ा आता था, एकदम फैमिली की तरह रहते थे। और कभी आउटडोर जाएँ, कुछ जाए ना, तो मतलब ऐसा नहीं होता था कि हम लोग, मैं अपने रूम में खाना खा रहा हूँ, वो अपने रूम में खाना खा रहे हैं और सिर्फ़ सेट पे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। हम लोग मतलब ये होता था कि हमारे जो सीनियर्स थे ना, वो बोलते थे, "ए क्या कर रहे हो आज? कहाँ? हमारे रूम पे सब खाना यहाँ लगा हुआ है।" आप बिलीव करेंगे, बच्चन साहब के साथ हम शूटिंग कर रहे थे, मेजर साहब, मैं आज़ाद हूँ, ये सारी फिल्में मैंने, मृत्युदाता, इनके साथ मैंने फ़िल्म की थी। मेजर साहब तो उनका अपना प्रोडक्शन था, बच्चन साहब का। तो पूना में हम लोग शूट कर रहे थे, ब्लू डायमंड होटल, वो उसमें भी उसी में थे, वो होटल में, और हम भी उसी होटल में था। और ये होता था कि मतलब एवरी डे, कोई एक दिन अगर कहीं लेट हो गया शूट पे, तो अदरवाइज एवरी डे होता था कि बच्चन साहब का जो है ना, अपना बॉय प्रवीण नाम था, वो ऑलवेज हमारे रूम पे आके नॉक करता था, साहब ने बुलाया है, खाना साथ में खाना है। तो ये तो फिर वहाँ सब मिलते थे।
फिर डायरेक्टर आते थे, प्रोड्यूसर्स आते थे, एक्टर्स आते थे, हीरोइंस आती थी, सारी कास्ट वहाँ पे होती थी और सब मिलके खाना खाते थे और बच्चे सब खुद सर्व करते थे। ओह तो हाँ, ये था। हम लोग बहुत करते, ऋषि कपूर के साथ हमारी एक फ़िल्म थी चिराग, उसमें प्रेम चोपड़ा साहब, हम लोग रेसिडेंसी में थे और ऋषि जी वहाँ थे अपना ताज होटल में, वो आते थे ताज होटल से यहाँ खाना खाने हमारे साथ रेसिडेंसी में खाने, कि सबके साथ बैठ के सबके chill साथ बैठ करूं और करके ड्रिंक करना, खाना खाना और मस्ती करना। वो एक टाइमिंग होता था। उसके बाद कल चलो चलते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सुबह कल दूसरे दिन शूट करना, एक महीना हम लोग शूट करते थे। तो वो सारी चीज़ें मिसिंग है सर, वेरी बैडली। अभी थोड़ा उस बार उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, बड़ा एटीट्यूड सा हो गया आर्टिस्टों में, थोड़ा सा वो अलग हो गया है मामला। तो वो उसकी वो चीज़ मिसिंग है। बाकी टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हम लोग, जी, बहुत वो एक advanced बेनिफिट तो है। वो एक बेनिफिट है। जी बिल्कुल। और जो फिल्में बन रही हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है और कलाकार बहुत अच्छे आ रहे हैं, आर्टिस्ट। पहले ये होता था ना कि आप खूबसूरत होना और अपनी हाइट होना और ये दिखना चाहिए कुछ उधर। अब अभी लुक्स डोंट मैटर। नहीं, अब लोग, अब तो आप कितने अच्छे एक्टर, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं, जी बिल्कुल, वो डिपेंड आई है। टोटली एग्री। या कभी फील नहीं हुआ आपको कि ग्रुप बन जाते हैं फिल्म्स में और उसके कारण शायद एक अच्छे आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता? या दैट्स ट्रू। वो है और उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। द प्रॉब्लम वेरी इज ट्रू दैट। सर। बट और ये शुरू में भी था सर, अच्छा। जहाँ उस वक्त भी था। एक हो जाता है वो, एक डायरेक्टर्स के कुछ एक्टर्स हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के कुछ एक्टर्स हो जाते हैं, भाई इनको ही लेके फिल्म बनानी है। वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि एक अच्छा क्या ना, आर्टिस्ट का एक मूड होता है कि भाई मैं ठीक है, मैंने अपना काम किया, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ आपके, समझे ना, और जो आप चाहते हैं मैं वैसा काम कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर ठीक है, उसके बाद तो मैं हूँ ना, जी बिल्कुल उसके बाद मैं हूँ, मेरा अपना घर है, बिल्कुल मेरी अपनी लाइफ है, बिल्कुल। समझे ना। तो वो लेकिन क्या होता था वहाँ पर कि नहीं यार, अब इस थोड़ा सा आप चलते हैं इसके पास, थोड़ा सा ये अलग हट के करते हैं। तो वो कुछ डायरेक्टर्स होते थे और कुछ तो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स होते थे जो इस सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। ज़्यादातर आज की डेट में, आज के जो यंग डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ, जी वो दे आर मोर फोकस, उनका जो फोकस है ना ज़्यादा काम पर है। तो वो ये सब गुरुविज़म में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है उससे कि एक आर्टिस्ट है, अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है और अच्छा इंसान भी है, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्टर्स डिपेंड करता है कि नहीं भाई मुझे को तो वही आर्टिस्ट चाहिए, करेक्ट सर। सीधी सी बात है। या वेरी ट्रू। हाँ, तो मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जो आर्टिस्ट चाहिए, मुझे यही चाहिए। वो अच्छी बात है उसके लिए, एक फिल्म के लिए अच्छी बात है, 100%। और एक आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है, हाँ। उसको इज्जत मिलती है उसकी, बिल्कुल कि यार मेरे में जो टैलेंट है उसकी इज्जत की जा रही है। बिल्कुल तो एक गिव एंड टेक है ये, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर की तरफ से और एक्टर की तरफ से भी। सर कितनी फिल्में की हैं आपने, बहुत काम किए, कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें सबके साथ, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो? इंटरेस्टिंग किस्सा क्या बताऊं मैं, एक दो छोटे छोटे किस्से बता देता हूँ थोड़ा जी। शॉर्ट में, जी जो मेरे अपनी लाइफ के मैं कभी भूल नहीं सकता जिनको। जी उन दिनों की बात है जब मैं बहुत भयंकर स्ट्रगल में था, और जुहू में मैं एक कॉटेज में रहता था, और करीब ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे भी छोटा कमरा था, उसमें कुछ 8 या 10 खाटें, जिसमें खाट बिछी हुई थी, जिसमें सब लोग किराए से रहते थे। अच्छा। उनका एक मकान मालिक था, वो सामने उसके एक पैसेज में उनका अपना था, वो रहते थे उसमें, और ये हॉल उन्होंने दिया हुआ था किराए पे। तो उस वक्त जो किराया होता था वो, आई रिमेम्बर, 125 रुपये ओके। एक खाट का। एक आपकी खाट है, वो आपकी है, और उसके नीचे आपका, उसकी पूरी प्रॉपर्टी है आपकी, एक बक्सा अच्छा, उसी के नीचे उसी के नीचे जितना जो फिट हो जाए वो आप वो रख आप सकते हो। बस एक खाट है वो, और बाकी कुछ नहीं है। एक खाट है, उसके नीचे आपका जो सूटकेस है, या जो आपका पेटी है, जो भी आप कह लें, या जो बैग वैग है छोटा मोटा, वो वहीं पर है। उसमें आपके कपड़े हैं, उसी में आपका सोप है, साबुन है, सब वही है। पेस्ट है, ब्रश है, सब कुछ है वहीं पर आपका। वो सब निकाले, अपना पहना, चले गए। तो इस तरह हम लोग रहते थे वहाँ पर, और वो 4 महीने हो गए थे और मेरे पास, मैंने किराया नहीं दिया था, बड़ा प्रॉब्लम था। और मैं थोड़ा सा 1 डेढ़ साल हो गया था, तो मैंने घर से पैसे भी मंगाना छोड़ दिया था।
समझे ना। तो थोड़ा मैं अपने ऊपर थोड़ा ले लिया था कि नहीं, अब जरा घर वालों को परेशान नहीं करते। बट 4 महीने 5 महीने हो गए थे और मेरे को अल्टीमेटम हो गया था वहाँ से मकान मालिक से कि भैया अब अगर आपने नेक्स्ट मंथ किराया नहीं दिया तो यू विल बी किक्ड आउट। मैं बड़ा क्या करूं। फिर हमारे एक दोस्त थे सुमित बैनर्जी जो कलकत्ता से आए हुए थे, वो बहुत अच्छे करीबी थे, उसके किसी के थ्रू आए थे वो कलकत्ता से। और टीनू आनंद साहब जो थे कलकत्ता में थे ना वो, तो इसलिए तो वो उसके करीबी थे, तो मुझे मालूम था। तो ये सेट लगा हुआ था यहाँ पर कालिया का। ओके। जी कालिया। तो वहाँ पर मैंने गया, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार देख ऐसा ऐसा मेरा है, अगर मैंने इस महीने किराया नहीं दिया तो आई विल बी किक्ड आउट, मैं निकाल दिया जाऊँगा यार, मैं प्लीज़ करना क्या करूँ। बोले टीनूदा से बात करना, सेट लग रहा हुआ, कुछ तो मिल जाएगा वहाँ पर। तो वो गया, मिलने लगा, टीनूदा ऐसा ऐसा मेरा दोस्त है, अभी देख लो ना उसको, कुछ अगर हो सकता है तो। अरे लाले कुछ है ही नहीं वहाँ, मैं क्या बताऊँ, अमिताभ बच्चन हैं, प्राण साहब हैं और बाकी कैदी लोग हैं। तो मेरे मुंह से निकल के मैंने कहा सर मेरे को रोल नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्या बात कर रहा है यार ये। बोले हाँ रोल चाहिए सर, ऐसा मेरा, मैंने बता दिया सब बिल्कुल जो बताना था। हाँ ठीक है चलो ठीक है, भेज दो इनको। सर तो मैं 9 दिन वहाँ शूट किया मैंने। ओह। और मजा लगे कोई बोल सके कि मैं फिल्म में हूँ, कहीं नजर ही नहीं आया, छुप जाता था मैं। तो वहाँ से पैसे मिलते थे 150 रुपये एक दिन का। इस तरह मैं कुछ 9 दिन शूट किया वहाँ पर और वो पैसा दिया। उसके बाद एक दिन ऐसे उसी टीनू साहब ने बोला कि चल एक छोटा सा रोल है, इनसे करवा लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक छोटा सा रोल है वो कर लो तुम। एक सीन है रामदीन का जिसके बीवी को बच्चा होने वाला है और उसके 4-5 लाइनें बोल लोगे ना। तो मैंने कहा हाँ सर बोल लूँगा। अच्छा उनको ये नहीं मालूम था मैं थिएटर कर रहा हूँ। ओके। हाँ उनको ये नहीं मालूम था कि मैं थिएटर करता हूँ, नाटक करता हूँ। तो बोल दूंगा तो, लेकिन वो नहीं यार तुम पता नहीं बोल पाओगे। मैंने कहा नहीं सर बोल दूंगा, प्लीज़ दीजिए ना, मैं कर लूँगा। तो ठीक है। तो 2 बजे की शिफ्ट थी सर मोहन स्टूडियो में। और बस वो उन्होंने मुझे गेटअप दे दिया, ऐसा पहना दिया और बोला ये बीड़ी पीते रहोगे तुम, परेशान हो बहुत। अमिताभ बच्चन तुम्हारे पास आएगा, कालिया है उसका नाम, तो कालिया नाम है, कालिया तुम्हारे पास आएगा। बोले रामदीन क्या हो गया, क्या है प्रॉब्लम, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। तो बोले यार मेरी बीवी का पहला बच्चा हो रहा है, ये वो, इसलिए बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी तड़प रही है, ऐसा वैसा। तो बोले ठीक है इस तरह का रोल है तुम्हारा, तुम 4-5 लाइन थी सर, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगा। फिर वो लेकिन बार बार वो मेरे को असिस्टेंट भेजते थे, अरे यार तो उसको देखो, लाइन देख लो अमित के सामने, उसको अमिताभ बच्चन के सामने उसको बोलना, घबराए ना करे, नर्वस ना हो जाए। तो ये बहुत टेंशन में थे, बहुत टेंशन में आते थे, बार बार मुझसे पूछते थे। तो मैंने कहा मेरे को 4 लाइन मेरे को याद कर लिया था सर मैंने। और 2 बजे की शिफ्ट थी, मैं 12 बजे पहुंच गया था, पूरा गेटअप लेके बिल्कुल तैयार था मैं, सब बांध करके थोड़ा मुँह जूस करके ये करके गेटअप के पूरा तैयार था। एंड 2 बजे करेक्ट शॉट बच्चन साहब आए, सब हंगामा मच गया, सब लोग आए, अमित जी आ गए। और मुझे उन्होंने एक ऐसा हाथ किया और सीधा अपने मेकअप रूम में बैठ चले गए। और 15-20 मिनट के बाद वो वापस आए, हाँ टीनू क्या है भाई। तो टीनू साहब बोले कि सब वो सीन ये है कि ऐसा है, एक करेक्टर है रामदीन, उसकी बीवी को पहला बच्चा होने वाला है, वो बहुत परेशान है कि क्या होगा। गांव की जो अपने मोहल्ले की जो औरतें हैं वहाँ पर हैं, उसको रही, लेकिन वो मान नहीं रहा उसके सामने। तुम ऐसा तो आप जाते हो घर में घुसने लगते हो तो औरतें रोकते हैं, अरे तुम उधर कहाँ जा रहा कालिया। बोले नहीं वो देख लेना रामदीन की बीवी को। अरे तुम क्या करोगे रामदीन की बीवी को, हम लोग हैं वहाँ पे, तुम रामदीन को जाके समझाओ, उसको जरा समझाओ कि घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आपके पास आते हैं, आप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद फिर रामदीन आपको बता सर मैं क्या करूं यार कालिया, ऐसा वैसा, मेरी बीवी को वो बहुत प्यार करता हूं, वो पहला बार उसको ऐसा हो रहा है, कहीं कुछ ना हो जाए भगवान ही, वो सब। तो फिर बोलता है रुक आप, फिर आपकी लाइन है, ऐसा इस तरह का सीन था वो। उन्होंने बच्चन साहब को समझाया, ओके चलो ठीक है सर रेडी। हाँ हो सॉरी हो इज डूइंग रामदीन। तो मुझे बुलाया गया, बुला मुश्ताक को बुला यार। मैं जब आया ना, यू वोंट बिलीव, बच्चन साहब ने देखा ऐसा, ओह यू आर डूइंग, कम हियर सर। लिटरली ही कॉल्ड मी अप, मैं उनके करीब गया, उस आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, टीनू वेरी गुड एक्टर। टीनू ऐसा देख रहे हैं, बोले एक्टर, हाँ उनको तो पता ही नहीं था। हाँ वो ऐसा देख रहे हैं और मैं भी उनको देख रहा हूँ, इनको कैसे मालूम। मैंने कहा सर टीनू ये आप कैसे जानते हैं। बोले आई नो ही इज़ वेरी गुड एक्टर, आई हैव सीन हिज प्ले बकरी, लोक कथा, यू नो, इन पृथ्वी थिएटर 10 months बैक विद जया जी। ओ बोई, और मैंने कहा ये इस आदमी ने, देखिए सर 10-12 महीने पहले उन्होंने जो है प्ले देखा था हमारा पृथ्वी थिएटर में आकर के जया जी के साथ, और हमको नहीं मालूम।
आए थे, चले गए, वो पता नहीं कौन आया कौन गया। तो ये इस तरह का मतलब माहौल था वो बच्चन साहब का, मतलब कि उन्होंने याद रखा और मेरे को इतना बूस्टअप किया। मतलब उसके बाद फिर उनके साथ 4 और फिल्में मैंने की, मैं आज़ाद हूँ की, मृत्युदाता की, मेजर साहब की, ये सारी फिल्में उनके साथ किया। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। और दूसरा इंसिडेंट मेरा जो है आमिर साहब के साथ, आमिर खान। बताइए ना सर। वो भी कमाल है। वो फिल्म थी अकेले हम अकेले तुम, देखा था आपने वो फिल्म? अरे सर, ऑफ कोर्स। हाँ, मनीषा कोइराला, आमिर खान। 100%। तो मैं इनका लॉयर का रोल कर रहा था, यस। है ना। और परेश रावल जो थे वो मनीषा कोइराला के रोल। और हम लोग शूट कर रहे थे फेमस स्टूडियो में। फेमस स्टूडियो जो महालक्ष्मी जी। ताड़देव में है, वहाँ पर। वहाँ पहले शूटिंग होती थी बहुत, मतलब सेट वेट लगा हुआ है, कोर्ट का लगा हुआ है। तो ऐसी बहस चल रही है। तो आमिर खान तो बैठे हुए हैं अपना एक उसमें कटघरे में, उधर वो बैठी हुई हैं। तो हम लोग बहस कर रहे हैं, मैं बहस कर रहा हूँ, परेश रावल बहस कर रहे हैं। कोई एक पॉइंट जो है ना, उसको आमिर को पसंद नहीं आया, ही डिडंट लाइक दैट पॉइंट। तो उसने रोका 1 सेकंड, मंसूर 1 मिनट यार, कैन आई से समथिंग? तो मुझे बोला हाँ बोलो आमिर। बोले यार ये जो मेरा वकील जो बोल रहा है ना यार, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें पॉइंट में। क्यों, क्या लग रहा है? बोले नहीं गलत है। मेरा जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा यार, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसके लिए 1 घंटे तक शूटिंग रुकी रही। अब वो प्रोड्यूसर वो थे अपना वीनस वाले थे, रतन जैन वो थे, और मंसूर खान डायरेक्टर थे। तो अब बोले हमें चलने यार, ठीक है, अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ा? मैंने नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है इससे। हालांकि लाइन मेरी थी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था उसके लिए। अच्छा। 1 घंटे तक फिर वो राइटर को फ़ोन किया गया, यार इसके ये कुछ बताओ, कुछ पॉइंट, कुछ ऐसा कुछ लाइन हो, ये वो सब। तो कहाँ इतनी जल्दी होता है वो। अरे उसने रिक्वेस्ट किया मंसूर, प्लीज़ यार तो शूट होने दे, फिर देखते हैं अपन बाद में। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। पैकअप हो गया 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन उस आदमी ने ही डिडंट लीव। उसने छोड़ा नहीं वो पॉइंट को घर तक। सोचने क्या होता। हाँ, बैंड्रा में रहते थे, मैं अंधेरी वेस्ट में रहता था। हम लोग आ गए सर, 8 o'clock आई गॉट द फोन कॉल। मुझे फ़ोन आया लैंडलाइन पे। तो मैंने फ़ोन उठाया, हाँ बोलो सर, मैं आमिर साहब का ड्राइवर बोल रहा हूँ। अरे हाँ बोलो क्या बात है? आमिर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कहा दीजिए। तो आमिर साहब ने फ़ोन उठाया, मुश्ताक साहब कैसे हैं? मैंने कहा कितने बजे सो जाते हैं आप? मैंने कहा सर 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ। वी गॉट द पॉइंट। अच्छा। मैंने कहा यार अभी तक नहीं छोड़ा उन्होंने। वी गॉट द पॉइंट। बोला हमको पॉइंट मिल गया उसका जो मैं चाहता था। मैं राइटर के साथ बैठा हुआ अभी। तो कहने गया, मैंने कहा ठीक है कल सुबह करते हैं। मैंने कहा नहीं, बोले हम लोग लिख रहे हैं सीन, अभी लिख रहे हैं, और इसलिए पूछा मैं कितने बजे सोते हैं आप? तो मैंने कहा 10:30-11 बजे तक। तो ठीक है, तब तक हम लिख लेंगे। तो मैंने कहा सब कल सुबह 9 बजे तो आ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, मैं देख लूँगा सीन। नो, मैं चाहता हूँ कि आप आज सोने से पहले सीन पढ़ लें। मैंने कहा यार ये तो अच्छा ठीक है। मैंने कहा मेरा एक काम करो, जब आप सीन लिख लो तो मैं उसको देता हूँ, ड्राइवर को फ़ोन दीजिए, मैं उसको अपना एड्रेस दिखा देता हूँ। बोले नहीं आप दीजिए। मैंने कहा तो ड्राइवर को फ़ोन लिया, ड्राइवर को मैं अपना एड्रेस समझाया, और मैंने कहा ये पता है भैया, सीन जब आ जाए तो थोड़ा जल्दी ले आना है। मैंने कहा 12 बजे के पहले पढ़ के ही सोऊंगा अब तो, अदर मैं सो नहीं पाऊंगा। मैं इवन बिलीव वैसे मैं मतलब 10 बज गया, 10:30 बज गया, मैं खाना भी खा लिया, 11 बज गया, 11:30 बज गया, 11:45, 12 भी बज गया। अरे मैंने कहा अब नहीं, भैया होता है यार, तो सब जोश में आके बोल दिया होगा, कल सुबह देखेंगे। 12:10 पे नॉक हुआ। अरे मैंने कहा आ गया ये ड्राइवर। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा लाओ सीन उसके हाथ में नहीं था। बोले साहब नीचे खड़े हैं। कैन यू बिलीव दिस? एंड दैट आई आमिर ऑलरेडी काफी फिल्में करके। हाँ, अरे भैया हिट हो गया था वो। हाँ। वो तो पहली फिल्म से हिट हो गया था, कयामत से कयामत तक वो हो गया था, स्टार हो गया था वो आमिर खान। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं यार? बोले सर नीचे खड़े हैं वो राइटर के साथ उनको लेके पॉइंट लेके। हाँ। अब सर मैं फटाफट अपने थोड़ा सा चेंज किया मैंने, और मैंने कहा चलो अभी मैं क्या करूं। अपने घर में मैंने देखा, अब मेरा वो टाइम पे मेरा घर 1 रूम किचन था सर, 1 रूम किचन। मेरा एक बेटा, वाइफ
और बस रूम था, उसी रूम में हम लोग सोते थे। मैं नीचे आया दौड़ते, नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के, फर्स्ट फ्लोर था मेरा। मैंने कहा आमिर यार 12:15 बज गया, सब सो गए, आइए आइए। फिर नहीं नहीं बोले ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, आप आइए इधर आइए, सीन देना है। सर वो सीन, मैंने कहा लाओ, मैंने कहा बस सीन नहीं, वो सीन पढ़ के मुझे सुना है पूरा, जो गेट में जो लैंप होता है उसके नीचे से पूरा पढ़ ओह के सुना। हाँ, वाह कमाल का सीन लिख के आया था। कैसा लगा? बोला बहुत अच्छा है, मैं इसको, मैंने कहा पढ़ लूंगा, 2-3 बार 4 बार पढ़ूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। ही इज़ लाइक दैट। इसलिए से उनको द परफेक्शनिस्ट इसलिए सब बोलते हैं। अभिषेक, मैं आप सोच सकते हैं कि ऐसा बोलो? और एक एक मेरे एक एक बात मेरी, मैं आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, मैं कुछ बढ़ा के चढ़ा के जी कुछ भी नहीं बोल जी रहा हूँ, जो हुआ है वही हकीकत बताया हूँ मैं। जी। और उनके साथ जितनी भी मैंने फिल्में की है ना, सब में हमें राय प्यार के में ऐसे ही पूरा। क्या फिल्म थी सर वो भी, ओफ, आप देख व्हाट अ लीजिए, फिल्म। वो आदमी छोड़ता ही नहीं था यार। हाँ, पैकअप उनकी होने के बाद, परफॉर्मेंस। पैकअप होने के बाद वो आदमी यूज टू आस्क एवरीबडी, हाँ पहले बैठ जाओ, कल का क्या सीन है, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलो डायरेक्टर, अब डायरेक्टर महेश भट्ट, ही इज आस्किंग कल का क्या सीन है सर, ये सीन कर रहे हैं, अच्छा ये सीन की क्या तैयारी है, कौन आर्टिस्ट है, क्या है ये, वो सीन की कोरियोग्राफी करना, उसको समझाना, ताकि वो माइंड में रहे आपके, स्टेजिंग करके स्टेजिंग और करके, एकदम कोरियोग्राफी करके, ये करके वो करके ना, उसको वो आप दिमाग में आपके रहेगा। कल जब सुबह आप आएंगे तो आपको मालूम है व्हाट यू हैव टू डू। बिल्कुल सर, ये इट्स था। अ गुड प्रैक्टिस। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनके साथ जो भी मैंने फिल्में की है ना, वो इज अ बैड गाय। और एक टाइम पे एक फिल्म करता है वो आदमी, उसके बाद हाँ, रिलैक्स हो गए। देख लो आप, फिर आप रिजल्ट देखिए कितना अच्छा होता है उसका। तो ये इस तरह मेरी लाइफ में ऐसे एक्टर्स आए और इतना कोऑपरेट किया इन लोगों ने, बहुत मज़ा आता था उस वक्त काम करने का। सर दोस्त कितने बनाए आपने? दोस्त ही बनाए मैंने, मैं समझता हूँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है, दोस्त ही बनाए हैं। और मेरे थिएटर के ज़्यादा दोस्त रहे। आज भी हैं? हाँ, आज भी हैं, मिलते हैं हम लोग, कभी कभी हम लोग मिलते हैं। अभी मिलना बहुत कम हो गया है, क्योंकि फिर सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए, काफ़ी कुछ दूर हो गए। थिएटर से थोड़ा मेरा मिलना जुलना जो है, पहले जो होता था अब नहीं है, बहुत कम होता है। अभी हालात, हर तरह से हालात बदल गए हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटर करती हैं उसमें, कि भाई अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल। दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि दूरी उतनी है, लेकिन ये जो ट्रैफिक की वजह वक्त से वक्त बढ़ गया है। वक्त, हाँ हाँ समझे ना, तो अभी आपके पास वक्त कम है, उस वक्त वक्त ज़्यादा था। हाँ, वक्त ज़्यादा था। तो उसकी वजह से थोड़ा वो है, लेकिन दोस्त अच्छे, और दोस्त मुझे बहुत हेल्प किया दोस्तों ने मुझे, बिगिनिंग से लेकर के। जैसा मैंने अपने केतन, मेरे जो दोस्त है केतन जी ठाकर, जी। जिनकी वो आर्यनवस होटल थी, एक मेरी लेडी थी जो हमारे एकेडमी में थी, उन्होंने मेरे बहुत हेल्प की। और ज़्यादातर दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उसके बाद थिएटर में आकर के भी लोगों ने मुझे, एक हमारे पॉपुलर मिल्क सेंटर था सेंटा क्रूज ओके। वेस्ट में, उसके करीम भाई जो थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो वो उन्होंने इतनी हेल्प की है कि हम जाके वहाँ चाय पीते थे, टोस्ट खाते थे, फिर उनका खाना आता था, टिफ़िन आता था, तो टिफ़िन से हमको खाना खिलाते थे। उनको मालूम था कि यार ये स्ट्रगलर्स हैं इनको चाहिए कुछ। तो इस तरह से लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी। तो मेरा दोस्त जो केतन ठाकर था, वो तो ऐसा था, उसका होटल में जब मर्जी चले जाओ, कुछ एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है तो रह लो, खाने का प्रॉब्लम है तो खा लो। वही सच्ची दोस्ती होती है ना ओ सर। हाँ, वही फ्रेंडशिप होती है यस जो यस। बिना और मतलब वाली दोस्ती जो हाँ, होती है। और वो ये था कि एक डांट के खिलाता था वो, चल खा ले, नाटक मत कर, अभी मुझे मालूम है क्या कहा है तुमने, चल चल चल, कुछ नहीं होता, कहीं रहने का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम बताना, कुछ कोई पैसे की जरूरत तो पैसे दे दिए। ये इस तरह का था। तो दोस्तों ने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई मेरे साथ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट राइट राइट। फ्रेंडशिप तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो क्या मज़ा भी आता है लाइफ में। यस यस, 100%। सर कोई ऐसा डायरेक्टर आपने देखिए इतना काम किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक डायरेक्टर्स बचे होंगे, बट कोई एक ऐसा डायरेक्टर जो आपको लगता है आज की, यार काश मैंने इनके साथ भी काम किया होता। हाँ नहीं, ऐसे डायरेक्टर तो बहुत हैं अभी। कभी 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 ऐसा होता है इत्तेफाक कि आप बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर पाते हैं, कोई और रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से आप रह जाते हैं, जी है ना। जी। तो वो एक कोफ्त, जो एक जगह है, जो खालीपन जो है एक, ना, वो तो रह जाता है कि यार ये इसके साथ भी काम करना चाहिए था, ये डायरेक्टर के भी साथ काम करना चाहिए था। उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स, खास करके मेरे
उनके साथ काम तो किया था मैंने, एक मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर थे महेश भट्ट साहब, तो मेरे शुरू से रहे वो, जिनके अलावा बात कर रहा हूँ मैं। मेरे थे अपना राजकुमार संतोषी, वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस, और मेरे अच्छे दोस्त भी थे, बताइए आप। ओके, मुझे वो जो उन्होंने फिल्म बनाई थी अंदाज अपना अपना, बिल्कुल, उसमें उन्होंने एक मुझे रोल भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरा सीन कट गया। ओके, हाँ, वो सीन जगदीप साहब के साथ था, लेकिन वो पूरा सीन मेरा कट गया था अनफॉर्चुनेटली, तो वो मेरा रह गया। उसके बाद फिर उनके साथ मैं फिल्म कर नहीं पाया, क्योंकि एक मैं फिल्म उनमें मुझे ऑफ़र दिया था घायल के लिए, लेकिन वो घायल में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस वक्त एक फ़िल्म कर रहा था बच्चन साहब के साथ, मैं आज़ाद हूँ। तो टीनू आनंद उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, बोले नहीं आई डेट बच्चन साहब की और तुम उनके साथ, तुम्हारा सीन है, मैं कैसे छोड़ दूँ। तो वो फिल्म मेरी छूट गई थी, तो वो मेरे को अफसोस रहा। फिर मेरे फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। बिल्कुल सर, मेरे भी, हाँ आई लव हिज क्राफ्ट। जी जी जी, उनके साथ भी मेरी इच्छा थी कि मैं काम कर पाऊँ, लेकिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आप नहीं हो सकता, तो नहीं है, तो ठीक है नहीं, भाई। क्या पता हो जाए, यू नेवर नो। ये तो मतलब या देखो इन फ्यूचर। इससे वही बात आती है कि मैनिफेस्टेशन पे कितना बिलीव रखते हैं आप? सर, ये है कि अब जितना आप कर सकते हो, समझा। अब जैसे बहुत साउथ के डायरेक्टर्स थे, उनके साथ भी काम करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, जो नहीं हो पाया, मतलब कुछ क्योंकि वहाँ तक या तो आप पहुँच से या पहुँच नहीं पाए, है ना, कि आप नहीं जा पाए वहाँ पर, या कोई आपको कोई गाइड नहीं, तो ठीक है, बट ओके, हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती जी, है, जी, वेरी हर राइट सर। तरह के आपको ये नहीं है कि मतलब कि आपने जो चाहा हो जाएगा। बट आई हैड गुड, अच्छे डायरेक्टर्स भी मुझे मिले, महेश भट्ट मुझे मिले, कुंदन शाह मुझे मिले, बिल्कुल, बहुत सब बड़े मेकर हैं। डेविड धवन मुझे मिले, जी, मेहुल कुमार मुझे मिले, समझे ना। तो अनिल शर्मा मुझे मिले, जी, मतलब उनकी 2 फिल्में, मैंने 3-4 फिल्में की उनके साथ, सब हिट फिल्में थी उनकी, बड़ी बड़ी। अनीश बज़्मी बिल्कुल, मुझे मिले। वेरी गुड मेकर। हाँ, या तो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और बस मैं ये चाहता हूँ कि न्यू एज एक्टर्स को, बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैसेज क्या दूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी जो आने वाली है, या आ चुकी है, या आ रही है, जी, उनके लिए तो मैं समझता हूँ बहुत चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा द्वार खुले हुए हैं। हम जब आए थे तब तो बड़ा मुश्किल था, कोई ये इस तरह के चैनल्स नहीं थे, है ना, और ना तो कोई ऐसी शॉर्ट फिल्में बनती थी, ना ही कोई वेब सीरीज़ बनती थी, ना कोई OTT ऐसा प्लेटफॉर्म था। जी, हमारे लिए तो बस थिएटर था, जी, नाटक हम लोग करते थे, और फिल्मों का एक जो ज़रिया था, जो माध्यम था, वो तय। लेकिन आज तो मतलब इतने सारे द्वार खुले हुए बहुत हैं। ऑप्शन है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को ये सिनेमा तो चलता रहेगा, और ये जो माध्यम है मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का, ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और इसमें और इजाफा होता रहेगा, और भी नई नई टेक्निक्स आती रहेंगी। बस ये है कि आप अपने आप को देखिए, और यू कैन जज योर सेल्फ कि भाई आप क्या कर सकते हैं, वही कीजिए। और वो कॉन्फिडेंस हर आदमी को, एक्टर को ही मालूम होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जी, तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुंबई आना है तो सोच समझ के आइए, क्योंकि भैया यहाँ पर तो संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष तो है ही, लेकिन उतना टफ नहीं है जो हमारे टाइम पे था। तो और अपना काम ईमानदारी से कीजिए, और अगर आप में और ये मान के चलिए कि सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, हैव टू हैव पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मायूस कभी नहीं होना है कि भाई अभी काम नहीं मिला है, काम मिलेगा। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, तो मेहनत करते जाइए, ज़रूर एक ना दिन आपका टैलेंट सामने आएगा, और लोग आपको पसंद करेंगे और पिक करेंगे, अच्छे डायरेक्टर्स मिलेंगे, और आपका टैलेंट बाहर आएगा। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट रिक्वेस्ट कि मेन कैमरा में देखते हुए अगर आप बोल दें कि प्लीज़ रोज ट्रेल ब्लेजर पॉडकास्ट को देखिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वॉच रोज़ ट्रेल ब्लेज़र पॉडकास्ट, और खुश हो जाइए,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आकर के आई एम प्लीज्ड, आई एम टेलिंग यू, आई एम फीलिंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यू गाइज आर वेरी नाइस। Thank you so much, sir. इतना अच्छा Thank आपने you. वेलकम किया है और इतना अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है हमारा पॉडकास्ट का। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। Thank you, sir. आई Thank you एंजॉयड so द टाइम much. लॉट। पता नहीं चला ये टाइम कैसे वक्त बीत गया। या थैंक यू Thank you, sir. We'll see you again very soon. श्योर श्योर श्योर। Thank you, sir. थैंक यू।